हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान टेनेंसी एक्ट, जो जेडीए जेलों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके सेक्शन 182 तक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें एमसीक्यू को भी डील किया गया है, ईच एंड एवरी सेक्शन। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 183 से। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 183 है इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेस पासर, यानी कोई व्यक्ति जो इलीगली पजेशन करता है किसी होल्डिंग पर, तो उसको हटाने का जो प्रोसीजर है वो 183 में दे रखा है। तो क्लोज फर्स्ट ये कहता है बिना वैध अधिकार कब्जा करने पर बेदखल किया जाएगा। अगर किसी ने भी इलीगली पजेशन किया है तो उसे इजेक्ट किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इजेक्ट तो किया ही जाएगा, इसके अलावा उस पर्सन पर पेनल्टी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। वो पेनल्टी कितनी होगी? 15 गुना, यानी 1 साल में जितना रेंट वो देगा या देता, उसका 15 गुना उसको चुकानी पड़ेगी पेनल्टी। और मान लीजिए वो होल्डिंग ऐसी है या वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो गवर्नमेंट लैंड है, तो अब सारा अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी? तहसीलदार के पास में। तो अगर तहसीलदार या गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस पर्सन को टेनेंट भी बना सकता है। मतलब उसको इजेक्ट करने के बजाय उसे टेनेंट भी बनाया जा सकता है। और अगर टेनेंट बनाया जाता है तो सेक्शन 91 के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो इस सेक्शन में बेसिकली 3 बातें की गई है। पहला क्लोज इजेक्टमेंट से रिलेटेड, दूसरा पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें पेनल्टी ही याद रखनी है हमें, 15 गुना। सेक्शन 183 ए, 183 ए जो है वो मॉर्गेज से रिलेटेड है, मॉर्गेजी और मॉर्गेज पर। तो अगर मॉर्गेजी के विरुद्ध ज़मीन का कब्जा वापस नहीं देता है तो फिर क्या करेगा लैंड होल्डर या मॉर्गेजर जो है, उसे सूट इंस्टीट्यूट करना होगा। उसके लिए टाइम पीरियड दे रखा है 12 साल के भीतर उसे करना होगा। ये मोस्टली लिमिटेशन एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके लिए 12 साल ही दे रखा है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि वो आवेदन किसको किया जाएगा? असिस्टेंट कलेक्टर को किया जाएगा। और असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि तुरंत ज़मीन का कब्जा दिया जाए। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो सुनवाई की जो प्रोसीजर है, ये सारी प्रोसीजर 3 महीने में कंप्लीट की जाएगी। ये इसमें रह गए 3 महीने में कंप्लीट की जाएगी ये सारे प्रोसीजर। और मीन्स प्रॉफिट भी दिलाया जा सकता है ये असिस्टेंट कलेक्टर पे। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं, और सेक्शन 2 का 12 है शायद। इसमें ये होता है कि जब इलीगली कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी पे पोजीशन कर लेता है और उस प्रॉपर्टी में वो उससे प्रॉफिट भी प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए पेड़ लगा लिया, उससे आम हो रहे हैं, उनको बेच रहा है, तो वो प्रॉफिट हो गया। तो वो मीन्स प्रॉफिट या मेसने प्रॉफिट को भी दिलाने का आदेश असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। 183 बी बात करता है तो ये ट्रेस पासर से रिलेटेड, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी या होल्डिंग है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रेस पास किया जाता है तो उस समय सेक्शन काम आएगा 183 बी। तो इसमें क्या होगा? एक तो ऐसा केस नॉर्मल केस की तरह नहीं चलेगा, उसमें समरी प्रोसीडिंग होगी। एक तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है पेनल्टी का प्रोविज़न नॉर्मल किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किया जाता है, यानी अदर देन एससी एसटी की प्रॉपर्टी पे। तो कितना था? 15 गुना हमने पढ़ा है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है तो टोटल यानी एनुअल जो रेंट है उसका 50 गुना तक देना होगा। फिर 183 सी, 183 सी जो है वो बी का ही आगे का पार्ट है कि कोर्ट का आदेश आ गया, डिक्री आ गई इजेक्टमेंट के लिए, लेकिन फिर भी ट्रेसपास इजेक्ट नहीं होता, तब ये लाइबिलिटी आ जाएगी 183 में, जिसमें जेल भी जाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम ये याद रखना है हमें, टाइम कितना है? तो कम से कम तो है 1 महीना, 1 मंथ, और मैक्सिमम है 3 ईयर। इतनी तो उसे जेल हो सकती है, प्लस 20,000 तक पेनल्टी देनी होगी।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा, तो सबूत का भार हमेशा अभियुक्त पर होगा। SC/ST के होल्डिंग के मामले में उसे ये प्रूफ करना होगा कि उसने ट्रेसपास नहीं किया है। अब हम तीनों सेक्शन से रिलेटेड MCQ देखते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183A के तहत बंधक अवधि समाप्त होने के बाद यदि बंधकदार भूमि पर कब्जा नहीं सौंपता तो बंधककर्ता कितने समय के भीतर संक्षिप्त बेदखली के लिए आवेदन कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था, 12 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है। फिर है 183A के अधीन संक्षिप्त बेदखली के लिए आवेदन किस सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा था, सहायक कलेक्टर के पास में ऐसा आवेदन किया जाएगा। फिर है 183A के तहत सहायक कलेक्टर द्वारा पक्षों की उपस्थिति की तारीख से कितने समय के भीतर संक्षिप्त तरीके से जांच प्रक्रिया पूरे करने का प्रयास किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 183A के क्लोज 2 के अंतर्गत कब्जा वापस दिलाने का आदेश पारित करते समय सहायक कलेक्टर बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को दे किस राशि का निर्धारण कर सकता है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा था 183A में कि वो अंतकालीन लाभ या मेसने प्रॉफिट को भी डिसाइड कर सकता है। फिर है 183 और 183B के बीच में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है इसमें, 183 के तहत पीड़ित काश्तकार अनिवार्य रूप से ST/SC का सदस्य होना चाहिए। और 6 क्वेश्चन है, यदि कोई अतिचारी किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य की भूमि पर अवैध कब्जा करता है तो 183B1 के तहत उस पर अधिकतम कितनी शास्ति लगाई जाती है SC/ST के सदस्य पे। तो नॉर्मल तो था 15 गुना, और अगर वो प्रॉपर्टी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की है तो वार्षिक लगान का 50 गुना तक उसको भुगतान करना होगा। फिर है अधिनियम की धारा 183C के तहत SC/ST के काश्तकार की भूमि पर बिना विधिक प्राधिकार के यानी ट्रेसपासर को अधिकतम अवधि, ना कि न्यूनतम, अधिकतम कितनी अवधि का, साधारण, एक तो साधारण कारावास याद रखना है और न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम तो थी 1 माह, मंथ, और मैक्सिमम कितनी थी, 3 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 183C के तहत कतिपय अतिचार के अपराध के लिए कारावास के साथ कितना फाइन लगाया जा सकता है। तो अधिकतम भुगतान का लगाया जा सकता है पेनल्टी 20,000 रुपये तक की। लास्ट क्वेश्चन है 183C के प्रोवाइजो के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर SC/ST की भूमि पर अवैध कब्जे के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो साबित करने का भार किस पर होगा। तो हमेशा ही अभियुक्त या जो आरोपी है उस पर होगा। अब है सेक्शन 184 निष्पादन का समय, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी हमने ये देखा कि सेक्शन 183 तक बेदखल करने का आदेश दे दिया, या कोर्ट ने आदेश डिग्री या दे दिया है, वो वास्तव में एग्जीक्यूट कितने टाइम के बीच में होगी। तो इसमें 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। वो टाइम पीरियड होगा 15 अप्रैल से 30 जून के बीच। क्यों होगा, ताकि जो एग्रीकल्चर साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि 15 अप्रैल और 30 जून से पहले यानी रबी की फसल की तो कटाई हो जाती है और खरीफ की फसल लगाने से पहले इस टाइम में ही बेदखली का जो एग्जीक्यूशन किया जाएगा डिक्री या किसी भी आदेश का। लेकिन ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न 183 के प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। 183 में क्या था, ट्रेस पासर से, अगर ट्रेस पासर है तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है। तो इसमें सिर्फ 2 बातें हमें याद रखनी है। सेक्शन 185 है कि मोड क्या हो एग्जीक्यूशन का। तो सिंपल सा याद रखना है हमें कि मोड क्या होगा, जो CPC में दे रखा है। बस इसमें वो प्रोविज़न लागू नहीं होंगे जो अभी हमने पढ़े थे 184 में, तो ये प्रोविज़न नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी प्रोविज़न है सारे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसको छोड़ के CPC के प्रोविज़न लागू होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि टेनेंट, तो मान लीजिए टेनेंट और सब टेनेंट को क्या माना जाएगा, जजमेंट डेटर माना जाएगा इन दोनों को। बस ये 2 बातें इसमें याद रखनी है। सेक्शन 187 रेमेडीज़ फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट, यानी किसी
टेनेंट को विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल अगर कर दिया है तो उसको कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल है। तो क्लोज फर्स्ट में उसे 3 रेमेडी अवेलेबल है। एक तो कोर्ट उसको वापस उस होल्डिंग का कब्जा दिलाएगा टेनेंट को। दूसरा, अगर उसको इलीगली डिस्पजेस कर दिया है और उसकी वजह से उसको कुछ नुकसान हुआ है, उसकी फसल बर्बाद हुई है, तो वो कंपनसेशन क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी उसको अगर इजेक्ट किया है। तीसरा, अगर टेनेंट ने इस दौरान कोई भी इम्प्रूवमेंट किया है तो उसको कंपनसेशन दिलाया जाएगा। तो 3 ये रेमेडी दे रखी है टेनेंट के लिए। फिर वो अवधि क्या होगी, कंपनसेशन कितने टाइम तक, तो जितने टाइम तक वो टेनेंट डिस्पजेस रहा है उस होल्डिंग से उतने टाइम के लिए दिलवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथकवाद का वर्जन, मान लीजिए लैंड होल्डर ने टेनेंट ने सिर्फ डिस्पजेस के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया है, कंपनसेशन के लिए नहीं किया, तो अब कोर्ट अलग से कंपनसेशन नहीं दिलाएगा। तो ये वैसे ही हो जाएगा रेस्ट जुडिकेटा की तरह, जैसे हम ऑर्डर 2 सीपीसी और रूल 2 में पढ़ते हैं, यानी जो क्लेम आपने छोड़ दिया है तो कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगा। ये हो गया। और अब फिर एक सिचुएशन ये आती है कि लैंड होल्डर ने उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पर्सन को दे दिया, तो उस अब तीसरा जो पर्सन है जो नया ऑक्यूपाइड हो गया उसको भी सह प्रतिवादी बनाया जाएगा। तो ये प्रोसीजर की बात करते हैं। स्पेशली ये सेक्शन है टेनेंट के लिए, उसको रॉन्गफुली डिस्पजेस कर दिया तब। अब देखते हैं इन दोनों सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन जो 186 है वो रिपील है, तो वो हमें नहीं पढ़ना। तो देखते हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 185(1) के अनुसार बेदखली की प्रत्येक डिक्री या आदेश का निष्पादन किस कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। किसके, तो सीपीसी के अनुसार किया जाएगा। फिर है धारा 185 के क्लोज 2 के अंतर्गत, यदि मूल काश्तकार की बेदखली के कारण उप काश्तकार का भी हित अगर समाप्त हो जाता है तो उस उप काश्तकार को क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, निर्णीत ऋण या जजमेंट डेटर। फिर है 185(2) के तहत एक सहयोगी उप काश्तकार के निष्पादन के खर्चों के दायित्व से छूट कब मिलेगी, अगर वो तुरंत कब्जा सौंप देता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, तो कोर्ट कोई कॉस्ट उस पर इम्पोज नहीं की जाएगी। फिर है सेक्शन 187 के क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत, गैर कानूनी या दोषपूर्ण रूप से बेदखल किया गया काश्तकार अदालत में कौन सा रिलीफ मांग सकता है, कौन सा मांग सकता है, दोषपूर्ण बेदखली के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए और जोत के कब्जे के। तो हमने 3 तरीके के पढ़े थे, ये तीनों रिलीफ वो मांग सकता है 187 में। फिर है 187(1) के प्रोवाइजो के अनुसार किन परिस्थितियों में वादी काश्तकार के पक्ष में कब्जे की डिक्री पारित नहीं की जाएगी। कब नहीं की जाएगी, अगर वो वादी खुद से चालू कृषि वर्ष के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेदखल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कब्जे की डिक्री को वापस नहीं किया जाएगा, यानी उसको जोत का कब्जा नहीं दिलाया जाएगा उस होल्डिंग का। फिर है सेक्शन 187 की क्लोज 5 के तहत, यदि कोई काश्तकार केवल कब्जा वापस पाने का वाद लाता है तो क्या विधिक परिणाम होगा, हमने पढ़ा था ये बिल्कुल ऑर्डर 2 रूल 2 के अनुसार सीपीसी के काम करेगा। अतिरिक्त वाद का उसमें फिर वर्जन होगा, वापस आप क्लेम नहीं कर सकते अदर किसी प्रॉफिट के लिए। अब है सेक्शन 188, इंजेक्शन की बात करता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, इसमें इंजेक्शन की बात करता है। ये धारा तब लागू होती है जब टेनेंट होल्डिंग में है और लैंड होल्डर के द्वारा उस पर फालतू में दखल किया जाता है। तब इजेक्ट होने के बाद की प्रोसेस नहीं है, ये पहले की प्रोसेस है कि अगर टेनेंट को ये लगता है कि मुझे बेदखल किया जा रहा है या कुछ भी, तो वो पहले ही कोर्ट में जाके स्टे का एप्लीकेशन लगा सकता है, इंजेक्शन ले सकता है उसके ऊपर, ताकि उसे बेदखल नहीं किया जाए। तो कौन सूट इंस्टीट्यूट करेगा, जो एग्रीव्ड टेनेंट है वो करेगा। और जब अगर कोर्ट को फाइनल सेटिस्फाई हो जाता है तब वो परमानेंट इंजेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकता है। परमानेंट इंजेक्शन इन 4 सिचुएशन में दिया जाएगा। सबसे पहला, अगर वास्तविक नुकसान का आंकलन करना असंभव हो तब दिया जा सकता है, या फिर आर्थिक मुआवजा पर्याप्त नहीं रह रहा हो, या मुआवजा मिलने की उम्मीद ही ना हो, या मुकदमों की बाढ़ रोकना जरूरी हो। इन सब स्थिति में
इन 4 स्थिति में कोर्ट जो है परमानेंट इंजेक्शन भी दे सकता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो 11 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट हो चुका है, जो ग्रांट ऑफ लैंड से रिलेटेड है, जिसमें सेक्शन 189 से 193 तक है। तो स्टार्ट करते हैं 189 से। सेक्शन 189 एक बेसिक प्रिंसिपल की बात करता है कि क्या जो रेंट दिया जाना है उस रेंट को क्या बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये है कि जहाँ की रेंट फेवरेबल रेट लग रही है, उस रेंट पे फेवरेबल यानी सामान्य से कम या फिर सामान्य जितनी किफ़ायती लगनी चाहिए वो रेट लग रही है, तो क्या उस दर को बढ़ाया जा सकता है। ये एक्चुअली चैप्टर जो है रेट से रिलेटेड है, तो क्या दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इस सेक्शन के अनुसार 189 के अनुसार उस रेट को बढ़ाया जा सकता है ना, लगान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। दो चीज़ें याद रखनी है, जो भी दर होगी वो चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, और दूसरी बात ग्राम सेवा अनुदान पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा, अगर लगान वृद्धि होती है तो वो जो व्यक्ति होगा, जो टेनेंट होगा, उसको खातेदार काश्तकार माना जाएगा, यानी खातेदार टेनेंट माना जाएगा। ये इसमें बेसिक बातें हैं। सेक्शन 189 ए 189 ये बात करता है कि जब किसी व्यक्ति को फेवरेबल उन रेट के ऊपर लैंड का ग्रांट मिलता है, यानी उसको भूमि वो जो है वो उसका अनुदान मिल गया, तो क्या उसकी मृत्यु के बाद में उसको उत्तराधिकार किया जा सकता है, या क्या वो व्यक्ति जो ग्रांटी है वो अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं। ये सेक्शन 189 बात करता है। पहली बात, ग्रांटी का हित व्यक्तिगत कानून के अनुसार वारिसों को मिलेगा। अगर जिस व्यक्ति को फेवरेबल रेट पर जमीन का ग्रांट मिला है, उसे अगर मृत्यु हो जाती तो उसके वारिसों को वो ही हक मिलेगा। और वो कैसे गवर्न किया जाएगा, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी अगर वो हिंदू है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, और यदि वो मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और उसी प्रकार उसे ट्रांसफ़र का उतना ही राइट होगा जैसे एक खेतदार काश्तकार को होता है। और सुधार यानी इम्प्रूवमेंट्स और पेड़ों पर भी वैसे ही अधिकार होगा जैसे एक खातेदार काश्तकार, यानी किससे गवर्न करेगा, हम चैप्टर 6 पढ़ के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जो खातेदार काश्तकार को अधिकार मिले हुए हैं वो सभी अधिकार उस व्यक्ति को मिलेंगे। और अधिनियम के अन्य अध्याय ऐसे लागू होंगे मानो कि वो खातेदार काश्तकार हो। सेक्शन 189 बी बात करता है कि किसी व्यक्ति के जो अधिकार है वो एक्सटिंग्विश कब हो जाते हैं, यानी जिस व्यक्ति ने फेवरेबल रेट के ऊपर लैंड को ग्रांट किया हुआ है उस व्यक्ति के ये अधिकार कब समाप्त हो जाते हैं। यानी 189 ए में तो दे रखा है कि वो कब उसके अधिकार उत्तराधिकार के रूप में चले जाएंगे, कब वो अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है। 189 बिल्कुल उसके अपोजिट है कि कब नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता, तो सबसे पहला है जब सेक्शन 63 में वर्णित घटनाओं के घटित होने पे। 63 में क्या है कि उसका कोई वारिस ही नहीं है, नो लीगल हेयर। दूसरा, उसने स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया है, स्वेच्छा उसने अभ्यर्पण कर दिया है, या फिर उसे कानूनी रूप से इजेक्ट कर दिया गया, उस होल्डिंग से उसे बेदखल कर दिया गया। और दूसरा है जब 189 में रेट बढ़ाई गई थी तो उसका स्टेटस चेंज हो गया, अब वो क्या बन गया था, अब वो खेतदार काश्तकार बन गया था, तो अब उसने पुराना स्टेटस उसका समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये दो रीज़न है जब उसके अधिकार एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। अब सेक्शन 189 और 189 ए और बी से रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। तो सेक्शन 189(1) के तहत अनुकूल लगान दरों यानी फेवरेबल रेट में अनुदानों की वृद्धि का नियम निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होगा। तो ये हमने एक्सेप्शन पढ़ा था 189 में कि ये विलेज सर्विस ग्रांट ग्राम सेवा अनुदान पर लागू नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन 189 का क्लोज 2, जैसे ही अनुकूल दर पर लगान में वृद्धि कर दी जाती है तो ग्रांटी को क्या माना जाएगा, खेतदार काश्तकार माना जाएगा। ये हमने अभी पढ़ा था। फिर है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सेक्शन 189 बी के अनुसार अनुकूल दर वाले ग्रांटी का इंटरेस्ट निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है, एक्सटिंग्विश कब कब हो जाता है। तो कब हो जाता है, केवल तब जब ग्रांटी लगातार 2 वर्षों तक भूमि को बिना बोए खाली छोड़ देता है। तो 2 वर्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है,
सेक्शन 63 में वर्णित घटना के घटित होने पर और 189 में लगान में वृद्धि। 63 क्या था, जब उसका कोई लीगल हायर ही नहीं है या फिर ट्रांसफ़र कर दी गई है प्रॉपर्टी को, और 189 में है जब लगान बढ़ा दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि किसी ग्रांटी का रियायती लगान धारा 189 के तहत बढ़ा दिया जाता है तो 189 बी के तहत उसका ग्रांटी के रूप में हित समाप्त होने का प्राथमिक कारण क्या था। प्राथमिक कारण तो यही था कि लगान बढ़ने की वजह से वो क्या बन गया, आपका खेतदार काश्तकार बन गया। ये इसमें दे रखा है, 189 में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।